नमस्कार दोस्तों, अब हम भाग देखते हैं अगला। जो हम वैद्युतीय उपकरण पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट्स। वैद्युतीय उपकरण में हमारे पास जितने भी वैद्युतीय उपकरण है, जैसे रूम हीटर है, रूम हीटर के अंदर भी नाइक्रोम का तार प्रयोग में लेते हैं। नाइक्रोम किससे बनता है? निकिल प्लस क्रोमियम, यानी कि निकिल और क्रोमियम का मिश्रण क्या कहलाता है? नाइक्रोम। ये हम रूम हीटर में भी काम में लेते हैं, यानी कि जिसमें भी जितने भी उसमें तंतु होते हैं सब जगह आप नाइक्रोम का ही प्रयोग करते हो। तो अब इनके बाद में आगे का भाग देखते हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर किस प्रकार दिए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है कि जब एक कामकाजी महिला अचानक केंतली के हैंडल के धातु वाले भाग को पकड़ लेती है तो ऑन पर रखा था और झटका महसूस करती है, क्या करना है? यदि हमारे पास एक केंतली है, एक महिला गई और उस केंतली के हैंडल को पकड़ा, हैंडल को पकड़ते उसको झटका महसूस हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है? आपको यह पूछा गया, उसको झटका महसूस हुआ, क्या कारण हो सकता है? पहला, परिपथ में फ्यूज वायर उच्चतर क्षमता पर है। फ्यूज वायर उच्चतर क्षमता पर, इसका मतलब है कि यदि मान लो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फ्यूज बहुत जल्दी उड़ेगा, मतलब लेट उड़ेगा। उच्चतर क्षमता का मतलब ये हो गया, तो ऐसा तो कोई केस नहीं है। अगला है, केंतली भूमिगत नहीं है। बिल्कुल सही है। हमारे पास देखो कि जो टर्मिनल्स होते हैं प्लग, उसके अंदर 3 प्लग होते हैं। एक मोटी वाली पिन होती है, जो मोटी पिन अर्थिंग करती है हरे रंग की, उसका प्रयोग ही इसलिए किया जाता है कि आप किसी भी वैद्युतीय उपकरण को अर्थिंग करके रखो, ताकि आप हाथ लगाओगे तो आपको झटका महसूस नहीं होगा। इसका मतलब वो भूमिगत नहीं, अर्थिंग नहीं। अर्थिंग होती तो उसको झटका महसूस नहीं होता। तो आंसर 2 नंबर करेक्ट है। अगला था, केंतली में पानी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला था, सेफ्टी प्लग में दोष है ना, तो हमारा भूमिगत नहीं है तो विद्युत झटका महसूस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म प्लेट में उष्मीय तत्व के संचालक तापक्रम प्रास कितनी है? गर्म प्लेट की उष्मीय संचालक तापमान होती है 550 से लेके 700 डिग्री सेल्सियस। हॉट प्लेट की, ये किसकी होगी भाई? हॉट प्लेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच होनी चाहिए। भाई कोई भी आप उपकरण लगाओ उससे पहले उसका इंसुलेशन जानना जरूरी है, क्योंकि यदि जैसे मान लो आप घर के अंदर स्विच लगाते हो, वो बेकेलाइट के होता है, यदि उसका इंसुलेशन अच्छा है तो उसका प्रयोग आप ज्यादा कार्य लेते हो, क्योंकि जैसे हाथ लगाओगे तो विद्युत का झटका नहीं आएगा। यदि उसका इंसुलेशन कम है तो आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप स्विच ऑन करने जाएंगे तो आपका झटका जाएगा, क्योंकि इंसुलेशन क्या है? कम। तो इंसुलेशन का चेक करना आवश्यक है। तो वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? देखो, इंसुलेशन हमेशा मेगा ओम होना चाहिए, जिसको मेगर द्वारा मापा जाता है, इसलिए 1 मेगा ओम से कम कभी भी इंसुलेशन नहीं होना चाहिए। 1 मेगा ओम से वाटर हीटर में। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल हीटर की लीड को संपर्कित करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ कौन सा है? जो हमारे पास एक गोल भाग, हम जिस प्रकार का एक बेलनाकार रूप में रहता है हमारे पास विद्युत हीटर का भाग, इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लीड लाते हैं और यहाँ पर इसके जो बीच वाला भाग होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, पोर्सलिन का बना भाग रहता है। ये भी पोर्सलिन का बना रहता है, ये भी जनरली पोर्सलिन का बना रहता है। तो ये इस प्रकार यहाँ लगाया जाता है। तो सवाल इसमें विद्युत हीटर में यही पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक पदार्थ की लीड को संपर्कित करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ कौन सा है? पोर्सलिन। अगला सवाल है, 250 वोल्ट, न्यूमेरिकल टाइप से सवाल है। 250 वोल्ट 1500 वाट इलेक्ट्रिक हीटर जो 500 डिग्री सेल्सियस पर कार्यरत है, धारा I व R का मान क्या होगा? ए ऑप्शन है 4 एंड 62.5, बी ऑप्शन है 5 एंड 55.5, सी ऑप्शन है 6 एंड 41.66 एंड 7 है 7.5 एंड 31.25। कौन सा होगा? तो आपको वाट कितना दिया? 1500 वाट। वाट क्या होता है? P बराबर होता है I स्क्वायर R। क्यों? कौन से I स्क्वायर इंटू R करोगे तो आपका आंसर आएगा, तो आप 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। यानी कि 16 को यदि आप 625 62.5 से गुणा करते हो, 16 इंटू क्यों I स्क्वायर हो जाएगा 62.5, इनको मल्टीप्लाई करने पर देखो ये तो आपके चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 5 से काटोगे तो 125, यहाँ आ जाएगा 2 से काटोगे तो आ जाएगा 8, और 125 और 8 कितना होता है 1000। तो आप कहेंगे ये तो उत्तर आपका नहीं होगा। इसी प्रकार आप इसे भी चेक करोगे तो आप पाएंगे कि 5 के स्क्वायर कितना होता है भाई 25 इंटू 55.5,
55.5 पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, और इस कारण आंसर पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में नहीं है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यदि आप इससे सोल्व करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 41.66 को 41 से 2/3 लिख दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1500 वाट आ जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सी। तो सी आंसर करेक्ट है। किसी स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन का तापक्रम नियामक घटक निम्न में से कौन सा है? थर्मोस्टेट। तापक्रम नियामक घटक निम्न में से कौन सा होता है? थर्मोस्टेट होता है। 1000 वाट का हीटर है, 230 वोल्ट पे चल रहा है, 500 डिग्री सेल्सियस है। पूछा गया कि नाइक्रोम का तार प्रयोग करते हुए कितना SWG होना चाहिए? 1000 वाट के लिए हम करते हैं 24 SWG, डेटा याद करना है, 24 SWG का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, गीजर के बाह्य ढक्कन व अंत्य टैंक के बीच कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? वायु, माइका, ग्लास वूल, एस्बेस्टस। देखो गीजर के बाह्य ढक्कन और अंत्य टैंक के बीच हम ग्लास वूल का प्रयोग करते हैं। ग्लास वूल उष्मा के हास को रोकता है, यानी कि उष्मा को बाहर नहीं जाने देता, उसको रोकता है, यह उष्मा ग्लास वूल का कार्य है। वाटर हीटर के बाहरी आवरण अंतर टैंक के बीच ग्लास वूल क्यों भरते हैं? गर्म जल की उष्मा के हास को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न है, आप इसको ध्यान से आंसर दे सकते हैं सब प्रश्नों के। हीटर में नियंत्रण गुंडी के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? हीटर में जो नियंत्रण गुंडी है, यानी कि जिसके द्वारा आप नियंत्रित कर रहे हो हीटर को, न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्क के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होना चाहिए नए मानकों के अनुसार। तो ये 0 ओम या कुछ ओम होना चाहिए। अगला सवाल है, गीजर में निम्न दोष उत्पन्न हो गए, अर्थात फ्यूज बार बार उड़ जाता है। गीजर है आपके लगे, फ्यूज बार बार उड़ जाता है, बताओ कौन सा दोष है? तो आपको तो एक सीधा समय लगता है कि शॉर्ट सर्किट होगा। फ्यूज बार बार उड़ने का कोई भी कारण क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होना। अब गीजर में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं, उनके केस पढ़ते हैं। थर्मोस्टेट में रिसाव नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे तो पानी बाहर निकलेगा। थर्मोस्टेट का सेटिंग बहुत ढीला है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हीटिंग यूनिट के गिर्द रिसाव, यानी हीटिंग यूनिट के पास में जहां हीटिंग एलिमेंट है उसके पास में रिसा हो गया। और चौथा भूमिगत उष्मक तत्व है। भूमिगत उष्मक तत्व मतलब क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? डायरेक्ट जुड़ गया, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ गई, अर्थिंग की केस आ गया, फ्यूज उड़ जाता है, तो भूमिगत उष्मक तत्व हो गया। नेक्स्ट अगला है, गीजर में एक दोष है, अर्थात उसे स्विच ऑन करने पर यह गर्म जल प्रदान नहीं करता है। गीजर है, आपने स्विच ऑन किया, गर्म जल दे ही नहीं रहा। इस दोष का कारण क्या हो सकता है? पहला, थर्मोस्टेट संपर्क खुली स्थिति में, यह हो सकता है। थर्मोस्टेट खुली में है, इस कारण आप जैसे इसको ऑन करो, थर्मोस्टेट उससे जुड़ नहीं रहा तो ऑन ही नहीं हो रहा, तो ये गर्म जल नहीं देगा, पहला कारण हो सकता है। अगला पढ़ते हैं, थर्मोस्टेट संपर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ होता तो गर्म पानी दे देता। थर्मोस्टेट बहुत उच्च परास से सेट है, उच्च परास से सेट होने का मतलब ज्यादा गर्म होगा तो बंद होगा, ये भी केस नहीं है। थर्मोस्टेट हीटर को आपूर्ति से अलग नहीं करता है, आपूर्ति से अलग नहीं करने का मतलब जोड़ के तो रखा है, और जोड़ के रखा है तो इसका मतलब गर्म पानी देगा, ये भी केस नहीं। तो पहले ये है कि वो खुली स्थिति में। अगला हमारे पास केस है, इलेक्ट्रिक आयरन का मानक पावर रेटिंग कितना होता है? इलेक्ट्रिक आयरन का मानक पावर रेटिंग होता है 1000 वाट्स। आप इसको याद रखना, इलेक्ट्रिक आयरन का मानक पावर रेटिंग होता है 1000 वाट्स। अगला सवाल है, स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन थर्मोस्टेट का कार्य था ऑन ऑफ स्विच द्वारा ऊष्मा को नियमित करना, यह इसका कार्य होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला प्रश्न है, 50 लीटर के लिए गीजर की KW रेटिंग क्या है? 50 लीटर क्षमता के गीजर की KW रेटिंग होती है 2000 वाट का गीजर होता है। यदि हम 25 किलोवाट या उससे कम रखते हैं तब तो 1000 वाट का है, लेकिन 50 किलोवाट का जो होता है वो 2000 वाट का होता है, यानी 2K का होता है। केंतली में दबाव प्लेट का क्या उद्देश्य है? केंतली होती है, उस केंतली में दबाव प्लेट यानी प्रेशर प्लेट लगाई जाती है, उसका कार्य क्या होता है प्रेशर प्लेट का? पहला ऑप्शन है, ये एक स्थिति में उष्मक तत्व की सहायता करता है। उष्मक तत्व की किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं होती है, उष्मा को नीचे की तरफ जरूर धकेलता रहा है।
ये उष्मा ह्रास को कम करता है। उष्मा को ह्रास को कम करने मतलब है एस्बेस्टस लगाते हैं ऊपर की तरफ उष्मा को नहीं जाने देते हैं। ये पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है, बिल्कुल प्रेशर का कार्य होता है। पेंदी की प्लेट होती है उसको स्थिर को बनाए रखना। यदि यहीं पर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि एस्बेस्टस का क्या कार्य होता है, तो हम कहते हैं कि उष्मा के ह्रास को रोकता है, दूसरी दिशा में उष्मा को नहीं जाने देता। विद्युत केंद्र तो नीचे हम क्या लगा देते हैं, एस्बेस्टस लगा देते हैं, तो नीचे से पेंदी नीचे गर्म नहीं होगा, वो गर्म भाग कहां रहेगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि मान लो आप विद्युत आयरन काम में लेते हो तो आप एस्बेस्टस ऊपर लगा देते हो नाइक्रोम के पत्ते के ऊपर, जिससे क्या होता है उष्मा सारी कहां आती है, नीचे की तरफ जाती है। ये एस्बेस्टस का भी कार्य रहेगा। किस प्रकार के वॉशिंग मशीन में ड्रम भरे हुए कपड़े को धोने के लिए स्वयं घूमता है? गिलास प्रकार का जो होता है उसमें कपड़े क्या होते हैं, स्वयं घूमते हैं गिलास प्रकार में। किस प्रकार के वॉशिंग मशीन में दो टब होते हैं? जैसे आप देखते हो कि एक आपका धोने के लिए होता है, दूसरा आपके उसकी नमी को कम करने के लिए उसको रोटेट कराते हैं, घुमाया जाता है बहुत तेज गति से, उसमें प्रयोग में लिया जाता है। तो पूछा जाता है कि किस प्रकार के वॉशिंग मशीन में दो टब होते हैं? पहला है साधारण काल समजक प्रकार रहित, दूसरा साधारण काल समजक प्रकार रहित, तीसरा है समजक प्रकार सहित, तीसरा है अर्ध स्वचालित प्रकार, चौथा है स्वचालित प्रकार। जो वॉशिंग टब है वो हमारे पास अर्ध स्वचालित प्रकार का होता है। जो अर्ध स्वचालित प्रकार का होता है वो जो हमारे पास क्या होता है कि दो टब होते हैं, एक टब हमारे पास धोने के लिए कपड़े और दूसरा हमारे पास नमी को सोखने के लिए, तो यहां पर दो टब का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के वॉशिंग मशीन में दो टब, ये तो कर लिया ना। अगला सवाल हमारे पास है कि किसी पंखे के गर्म होने व धीमा चलने में कौन सा कारण हो सकता है? ए पंखा या तो गर्म हो रहा है बार बार और या फिर उसकी स्पीड कम है। स्पीड कम, केवल स्पीड कम कहता तो मैं कहूंगा कि आप कैपेसिटर बदल दो, क्योंकि कैपेसिटर का कारण हो सकता है। यदि वो गर्म भी हो रहा है तो इसका मतलब वाइंडिंग में दोष है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। खुला रोटर वाइंडिंग, खुला क्षेत्र वाइंडिंग, खुला संधारित्र, खुला लघु परिपथ रेगुलेटर। यदि लघु परिपथ रेगुलेटर होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है रेगुलेटर, तो ये बहुत तेज गति से घूमेगा अपनी पूर्ण गति से। खुला संधारित्र, यदि संधारित्र खुला होता है यानी कि कैपेसिटर होता है, तो ये इसके स्टार्टिंग में घूमेगा ही नहीं। अगला जो भाग है खुला क्षेत्र वाइंडिंग, क्षेत्र वाइंडिंग खुली रहती है तो ये चलेगा ही नहीं। और नेक्स्ट होता है खुला रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग यदि खुली रहती है तो धीमी गति से चलता है, यानी कि धीमी गति से चलेगा। अगला प्रश्न है यदि फैन में संधारित्र लघु परिपथ्य है तो फैन क्या होगा? नहीं चलेगा, धीमा चलेगा, तेज चलेगा या ध्वनि के साथ चलेगा? ध्वनि के साथ तो कोई केस नहीं होता, फैन कब ध्वनि के साथ चलने लगा? यदि फैन में संधारित्र लघु परिपथ है यानी संधारित्र जो कैपेसिटर लगे वो शॉर्ट सर्किट है तो घूमेगा ही नहीं, क्योंकि कैपेसिटर का कार्य होता है प्रारंभिक टॉर्क उपलब्ध कराना, फेज शिफ्ट देना, मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना। यदि ये है ही नहीं तो ये घूमेगा ही नहीं। अगला जो हमारे पास केस है वो ये है कि सेलिंग फैन का घुमाव किससे निर्धारित होता है? सेलिंग फैन का घुमाव किसके द्वारा निर्धारित होता है? फैन के केंद्र से पत्ती की लंबाई, आसन पत्तियों के सिरे के बीच की दूरी या फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित व्यास। बिल्कुल वर्त का जो व्यास होता है, ये जो वर्त का व्यास होता है, यहाँ पर पंखुड़ियां घूमती है, इसके द्वारा फैन का घुमाव निर्धारित होता है, यानी कि इस क्षेत्र में घूमता है, ये व्यास के द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास जब किसी पंप को पहली बार लगाया जाता है या जब इसे किसी मरम्मत इत्यादि के लिए खोला जाता है तो दो महत्वपूर्ण शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए। घूर्णन की दिशा व चलने से पूर्व प्राइमिंग, ये दोनों पूरी होनी चाहिए। किस पंप को प्राइमिंग की जरूरत नहीं होती है? देखो कि लगभग सभी पंप को प्राइमिंग की जरूरत होती है, लेकिन सबमर्सिबल जो पंप होते हैं सबमर्सिबल को प्राइमिंग मूवर की जरूरत नहीं होती। बाकी अपकेंद्रीय पंप को प्राइमिंग मूवर की जरूरत हमेशा रहती है, जिसको आप शुरुआत में क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। सबमर्सिबल हो गए उसको आपको किसी भी प्रकार की प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं होगी। एक मोटर पंप, एक पंप मोटर की गलत संयोजन का घूर्णन दिशा गलत दिशा में है। आप इस दोष को कैसे देखेंगे? गलत संयोजन कर दिया, उल्टा घूमने लग गया, आप दोष को कैसे देखेंगे? पंप मोटर है, पंप मोटर है तो पहले तो हमारे पास पानी देता था, इस दिशा में आता था तो पानी का प्रेशर देता था, पानी ऊपर चढ़ता था। उल्टा घूमेगा तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा और तो क्या होगा? अब देखो पंप से पानी का स्तर बहुत अधिक ऊंचा है, पंप में पानी का स्तर बहुत अधिक ऊंचा है, नहीं सॉरी, ये पंप अत्यधिक जल की आपूर्ति करता है, ये दूसरा पंप जल की आपूर्ति नहीं करता है, तीसरा पंप का मोटर बहुत अधिक गर्म करता है और चौथा मोटर परिपथ में फ्यूज उड़ जाता है। तो पंप जल की आपूर्ति नहीं करता है क्योंकि उल्टा घूमेगा। यदि सीधा घूमेगा जल की आपूर्ति करेगा, उल्टा घूमेगा तो जल क्या होगा, वापस नीचे की तरफ जाएगा, तो जल की आपूर्ति नहीं करेगा।
अगला सवाल है, आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले से कम पानी उठा रहा है, इस दोष का संभावित कारण क्या हो सकता है? आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं और जो पहले से कम पानी उठा रहा है, इस दोष का संभावित कारण क्या हो सकता है? आप जब पंप को सही करो, इसका कारण क्या है कि वो पानी कम क्यों उठा रहा है? यानी कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? इसके अंदर एयर आ गया है वो प्रॉब्लम है, या नीचे आपके पास मशीन है वो धीमी गति से घूम रही वो प्रॉब्लम है? तो क्या प्रॉब्लम है? पहला है, पंप में पानी का स्तर बहुत अधिक ऊंचा है। यदि पंप में पानी का स्तर ऊंचा है तो पानी आसानी से उड़ता है, यदि नीचा होता है तो क्या होता है? देरी से उड़ता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, पंप उल्टी दिशा में घूमता है। उल्टी दिशा में यदि पंप घूमेगा तो धीमा पानी नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तीसरा, उच्चतर आवृत्ति के कारण मोटर तेज चलती है। उच्चतर आवृत्ति के कारण यदि मान लो मोटर तेज चलती तो पानी धीमा क्यों देती? पानी फिर ज्यादा देती। चौथा है, खराब इंपेलर, यदि खराब प्रेरक होता है जिसके कारण वो पानी क्या देता है? धीमा। खराब प्रेरक के कई कारण हो सकते हैं। यहाँ तो एक तो होता है कि यहाँ पर इसके अंदर एयर आ रखा है। दूसरा होता है कि हमारे पास जो वायु, जो हमारे पास पाइप लगा रखी है, उस पाइप में पूर्णतः पानी का प्रवेश नहीं हो रहा है। ये सब खराब प्रेरक का भाग है, खराब संयोजन का भाग है। इसके कारण आगे हमारे पास पानी क्या आ सकता है? कम आ सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जितने भी वैद्युतिक उपकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको वहां पर अपनी समझ काम आएगी। तो उस समझ को आप ध्यान से देखिएगा कि जो इस वैद्युतिक उपकरण चैप्टर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं कोई भी टिपिकल प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न नॉर्मली इजी होते हैं और इन प्रश्नों को आपको ध्यान केंद्रित करके प्रश्नों को उत्तर देना है। तो चलो अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।